डेली साला डिजिटल पर मैं सबीहा फातिमा आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हमारी मेहमान हैं फेमिनिस्ट राइटर, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, एक्टिविस्ट, रिसर्च स्कॉलर, जेंडर ट्रेनर और ट्रैवलर मोहतरमा शीबा असलम फ़हमी। मोहतरमा का मक़ाला ह्यूमन राइट्स एंड मल्टीकल्चरलिज्म पर है और अ स्टडी ऑफ लीगल केसेस इन्वॉल्विंग मुस्लिम वुमेन पर। आज हम बात करेंगे मोहतरमा शीबा असलम फ़हमी से इंस्टीट्यूशनल वायलेंस पर। मोहतरमा का प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सबीहा साहिबा। शीबा मैम, हमें ये बताएं कि ये इंस्टीट्यूशनल वायलेंस क्या होता है और ये कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें वाइडली इन्वॉल्व हैं? बहुत शुक्रिया इस मौजू पर मुझे लाने के लिए। इंस्टीट्यूशनल वायलेंस की एक लंबी हिस्ट्री है और वो इतनी तवील है कि हम उसमें जा नहीं सकते। जब हम आज के दौर में इंस्टीट्यूशनल वायलेंस की बात करते हैं तो आज़ादी के बाद के हालात और ख़ासकर जो अभी अभी के हालात हैं, पिछले गुज़िश्ता कह सकते हैं 8-10 साल के जो हालात हैं, उन पर हम लोगों को बात करनी है। जो तारीख में अगर आप देखें और उससे भी पहले अगर आप देखें तो माइट इज़ राइट का जो एक उसूल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसके पास ताकत है उसी की चलेगी। तो माइट इज़ राइट के हवाले से हमें एक लंबा सिलसिला है ह्यूमन सिविलाइजेशन में कि जिसके पास ताकत थी, और ताकत के जो कई तरीके हैं, कई फॉर्म हैं, तो उन सब पर हम एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात करते हैं, क्योंकि जो कैटेगरी है पावर की वो है यहाँ पर इन्वॉल्व। तो पावर किस तरह कोई दूसरे पर एग्जर्ट करता है और किस तरह वो अपनी मर्जी दूसरों पर थोप सकता है और उन्हें मजबूर कर सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने के लिए, इसी को फोर्स और पावर कहते हैं। आज के जमाने में जब सब कुछ बहुत लीगल फ्रेमवर्क में और फॉर्मल फ्रेमवर्क में है हमारी जिंदगी में, पिछले 70 सालों से हमारे पास एक शानदार आईन है और हम उस आईन के कायदे के मुताबिक चल रहे हैं, तो उसमें हमारे की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें फ्रेमवर्क दिया है, हम उसके मुताबिक चलें। अब ऐसे में जब इंस्टीट्यूशनल वायलेंस की बात आती है तो आप शुरू करिए आदिवासियों के जिंदगी से। जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, और वो हिंदुस्तान के दिल में भी हैं और हिंदुस्तान के पेरिफेरी में भी हैं, तो पेरिफेरी से लेकर के, और जब मैं इंस्टीट्यूशनल वायलेंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं उस क्राइम की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो समाज में चोरी, डकैती, रेप, ये जो समाज में जो इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, जो स्टेट मशीनरी करती है। तो आप यहाँ से देखिए, एक पिरामिड है और ये पिरामिड आपको ये बताता है जो सबसे नीचे है वो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल वायलेंस का शिकार है, जो सबसे ऊपर है, इस चोटी पर है, उसको वो सबसे कम मुतासिर है। तो इस तरह से नेशन स्टेट के साथ शहरी का रिश्ता समझने की भी कोशिश की जा सकती है वायलेंस के कल्चर से। जी मैम, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि वो कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां इस तरह का तशद्दुद जो है आम है और एक अब तो एक कानून की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जी, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा आज के हवाले से। तो देखिए, बाज़ाब्ता तो हमारे साथ डील करता है हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं, उनके एक लंबे बाजू के तौर पे पुलिस का डिपार्टमेंट है, ठीक है। और पुलिस के डिपार्टमेंट में जो वर्दी, जिसको हम बेल्ट की नौकरी कहते हैं या वर्दी वाली नौकरी कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेक्शन सिविलियंस के साथ में पुलिस का होता है। इन सब में जो लोग आते हैं वो तो आते हैं हमारे आम समाज से ही ना, तो उनकी पूरी ट्रेनिंग में उनको कॉम्बैट सिखाया जाता है, उनको कुछ लीगल प्रोविजन सिखाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ कैसे डील करना है, अपने हम वतन को कैसे उसके साथ डील करना है, इसको लेकर के बहुत कम बात होती है इन सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। अब क्या है कि पुलिस के हाथ में जो सबसे छोटा सिपाही होता है ओहदे में, उसके हाथ में भी एक लाठी दे दी जाती है और उसकी किसी भी तरह से सेंसिटाइजेशन नहीं होता है, ना कास्ट सेंसिटाइजेशन है, ना जेंडर सेंसिटाइजेशन है, ना और दीगर तरह का क्लास का सेंसिटाइजेशन है कि आपको गरीब से कैसे बात करनी है, अमीर से जैसे आप बात करते हैं, क्या वही अदब, वही सलीका आप गरीब के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये वाले सवाल है। तो मेरा ये कहना है सबीहा साहिबा कि अगर आप किसी के हाथ में लाठी दे देंगे और उसको और कुछ नहीं बताएंगे, तो उसके हाथ में लाठी जो है, फिर वो लाठी वाला ही काम करेगा ना। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि कोई कितना भी नर्म दिल शायर हो और बहुत ही हसास शख्स हो,
उसके हाथ में आप हथौड़ा पकड़ा दीजिए तो वो कुछ ना कुछ ठोकता ही ढूंढेगा ना कि यार क्या ठोक सकते हैं। अब आपने उसको औजारी वही दे दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है कि हमारे यहाँ तीसरी दुनिया के देशों में और खासकर बड़े सगीर में और हिंदुस्तान में जो पुलिस ट्रेनिंग है और उसके ऊपर बार बार सवाल उठाया जाता है कि वो निहायत नाकिस है और उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और फिर वो एक जो बड़ी बहस है पुलिस रिफॉर्म की इंडिया में 1868 के जो एक्ट है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसमें दब जाती है। तो सबसे पहले तो पुलिस का महकमा है, लेकिन पुलिस का महकमा अपने आप में काफी नहीं है। हमारे यहाँ सेंसिटाइजेशन अब जो है वो जुडिशरी का भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन का जो महकमा एक नया बनाया गया, आप ये देखिए कि हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो आए हैं वो किस किस्म के लोग लाए जा रहे हैं अब। तो ये आप कोई इंफॉर्मेशन अगर मांगते हैं और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या वो किसी भी तरह से इंक्रिमिनेट करती है पुलिस डिपार्टमेंट को या इसी तरह की किसी डिपार्टमेंट को, तो आप जानते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन देने से पहले उस विभाग को बता दिया जाता है कि फला शख्स तुम्हारे बारे में ये जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी एक जमाने में रही हूँ 2011, 12, 13 के दौर में, तो मुझे पता है कि मेरा जो सवाल था वो पहले ही उस तक पहुंचा दिया जाता था अगर किसी अधिकारी के खिलाफ हो, और फिर वो हमें अप्रोच करने लगते थे। तो ये सारे देखिए डेमोक्रेसी कैसे चलती है। डेमोक्रेसी मीन्स अ फ्रेमवर्क ऑफ गुड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। अगर जो इदारे हैं हमारे डेमोक्रेसी को चलाने वाले, अब उसमें आप ये देख लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, उसमें आप चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसमें आपका राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, उसके साथ साथ विजिलेंस का जो महकमा है और सीबीआई है, पुलिस है, ये सारे महकमे और जुडिशरी, ये सब मिल करके एक लोकतंत्र को इफेक्टिव बनाते हैं। अगर आप इन्हीं को ध्वस्त कर देंगे, इन्हीं को डिस्ट्रक्ट करेंगे, तो सिर्फ नाम के लिए एक वोटिंग राइट दे करके आप, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी का झुंझुना पकड़ा देंगे आप अवाम को, और अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपका जो सवाल है कि वो कौन से इदारे हैं, वो ये सब इदारे हैं जिनको ग्रेजुअली कमजोर किया गया है, और अब तो इतना कमजोर कर दिया गया है कि खुद अवाम ने भी उनसे उम्मीद करना छोड़ दी है। एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल फिगर अगर वो प्रॉमिस कर रहा है अपनी अवाम से कि हम क्राइम करने आ रहे हैं, और अवाम उसको इसके बावजूद जिता रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी सोसाइटी में ये जहर फैला है। पुलिस भी वहीं से आती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वहीं से आता है, और जुडिशरी भी वहीं से आती है। आप इसको यहाँ से समझें। तो एक तरह से ये इंस्टीट्यूशनल वायलेंस जो है होते होते कम्युनल में तब्दील हुआ जा रहा है। कम्युनल पहले से था, हर चीज का देखिए अब इंटेंसिटी बढ़ी है, ग्रेड बढ़ा है। कोई नया जुर्म नहीं जादू हुआ है, वही हत्याएं हैं, वही रेप हैं, वही लूट है, वही आगजनी है, वही कस्टोडियल डेथ्स हैं, वही फेक एनकाउंटर्स हैं। ये कोई भी जुर्म नया नहीं है, ये सब पुराने हैं, लेकिन उनका जो स्केल अप किया गया, उनको जिस लेवल पर उनको बढ़ाया गया है, और जनता को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब ये होगा, और कुछ खास पहचानों के साथ ये होगा, तो कोई किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। यानी अगर एक बनिया मारा गया है पुलिस के हाथों, तो उसकी बीवी को तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर दलित मारा गया है तो उसको तो चंद टुकड़ों में टरखा दिया जाएगा, और अगर कहीं मुसलमान है तो उसके बजाय उसको कुछ मुआवजा देने के, हो सकता है उसके घर वालों पे और मुकदमा कर दिया जाए कि तुम बदनाम कर रहे हो। तो ये जो फर्क आया है, ये इस सरकार की देन है। और मेरा ये सवाल है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपने हिंदुओं को ही कुछ दे दिया होता, आपने हिंदुओं को कुछ खास पहचानों के खिलाफ जुर्म करने की आजादी दी है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया है। उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसी तरह की सिक्योरिटी कुछ नहीं दिया है। उनकी माँ बहनों की जिंदगी भी उतनी ही ज्यादा खतरे में है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अपराध बढ़ा है। जब आप एक बार क्राइम कल्चर को पाते हैं समाज में, तो वो एक खास आइडेंटिटी तक नहीं रुकता है, वो फिर फैल जाता है, रिपल इफेक्ट होता है। इसीलिए अब सिर्फ मुसलमान औरतों का बलात्कार नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। तो ये बात, जिस अवाम को ये बात तब नहीं समझ में आई थी, उसको अब ये समझ में आ रही है कि क्राइम कल्चर उसके गले तक पहुंच गया है। तो ये हमारा पॉलिटिकल क्लास है, और ये हमारी अवाम है, हमें यहाँ से समझना चाहिए। जी मैम, ये जो इदारा जाती तशद्दुद का तस्वुर है, ये पूरी दुनिया में इसका क्या सिनेरियो है मैम, आप इसकी जरा
बता दें। जी, जैसे जैसे सरमाएदारी का शिकंजा, कैपिटलिज्म का शिकंजा कसा है इंसानियत के ऊपर, वैसे वैसे नेशन स्टेट का कैरेक्टर बदलता चला गया है। और ये हमने देखा है कि हर कमजोर पहचान जो जहां की भी है, अमेरिका में ब्लैक कमजोर है, तो आपने देखा कि ब्लैक्स के साथ रिसेंटली किस तरह के वायलेंस हुआ है, और खासकर पुलिस ने किया है। उनका शूट आउट कर देना, उनके गर्दन पे घुटना रख करके उनकी जान ले लेना, और इसके अलावा कई तरह के तरीके हैं। और फिर जुडिशरी भी ऐसे मामलों में क्या करती है कि व्हाइट कल्प्रिट्स जो होते हैं, जो अक्यूज होते हैं, उनको आसान सजाएं देती है। तो ये जो सेंस ऑफ जस्टिस और फेयरनेस है, इसके ऊपर सरमायादारी के निजाम में हमला है, क्योंकि राइट विंग पॉपुलिज्म के जरिए सरकारें आ रही हैं। जो राइट विंग होता है, जो जो हम जिसे दाएं हाथ का कहते हैं, वो उसका तरीका ही यही है, वो थोड़ा फाशिस्ट होता है। वो आपके समाज के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, कि जैसे मान लीजिए गोरों और कालों के बीच में अगर कोई वो है, कहना चाहिए कि कम दोस्ती है या किसी भी तरह का भेदभाव है, तो वो उसको और ज्यादा उभारेगा और जनता को बांटेगा आपस में। उसी तरह से भारत में अगर आप देखें कि हम आइडियल सोसाइटी पहले भी नहीं थे, लेकिन जो भी हमारी फॉल्ट लाइंस थी, हमारा काम ये था एक नेशन स्टेट के तौर पे कि हम उन फॉल्ट लाइंस को ठीक करते जाते, हम उन दरारों को भरते जाते। अभी क्या हुआ है कि अक़लियतों के खिलाफ एक खास तरह का जहर भरा जा रहा है, और जो अक्सरियत है उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा हक इन्होंने ले लिया। वो ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारा हक हमारे जो क्रोनीज हैं, हमारे जो दोस्त कॉरपोरेशंस हैं, अंबानी, अडानी और दीगर लोग, वो तुम्हारा हक ले रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गर्मियों की में अगर आप कभी दिल्ली आए तो देखेंगी कि यहाँ पर जो बस्तियां हैं गरीबों की, वहां पर पानी नहीं होता है। सरकार जब एक टैंकर भेजती है तो उस टैंकर से एक बाल्टी पानी के लिए गरीब आपस में लड़ते हो, और एक दो बार कत्ल हो गया है, वही मौके पर जाने गई हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उस गरीब को ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम्हारा ये जो साथी गरीब है, ये जो एक बाल्टी पानी ले रहा है, ये तुम्हारा हक नहीं मार रहा है, ये उस पर उसका भी हक है, तुम्हारा भी हक है। लेकिन तुम्हें जिससे तुम्हें अपना हक लेना है, छीनना है, वो है तुम्हारे ही शहर में जिस अमीरजादे के स्विमिंग पूल में तुम्हारा मीठा पानी है, जिसमें वो तैर रहा है, तुम्हें वो लेना है। वो नहीं बताया जाता है। उसको बताया क्या जाता है, ये जो गरीब है, अगर ये नहीं होता तो ये तुमको मिलता। आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में अनाज के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है राशन का, उसके ऊपर मुख्यमंत्री कहता है अब्बा जान वाले अनाज खा लेते थे और इस वजह से तुम्हें नहीं मिलता था, अब अब्बा जान वालों को। तो वो गरीब को गरीब से लड़ा रहे हैं कि अक्सरियत को बता रहे हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता था कि अब्बा जान वाले खा लेते थे, और अब्बा जान वालों को ये समझा रहे हैं कि अब तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं होगी, तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। तो गरीब को जब लड़ा देते हैं तो वो उनकी ताकत जो है इसी तरह बढ़ती है। अगर कहीं ये गरीब एक होकर के अपने लिए उस स्विमिंग पूल का पानी ले आए जाकर के और मना कर दे कि वहां अमीरजादों के लिए ये पानी नहीं है, हमारी प्यास पहले बुझाई जाएगी, तो फर्क पड़ेगा ना। तो ये जो सियासत है ये अमीरों के लिए इस हद तक डेडिकेटेड है कि वो अवाम को लड़ा रही है। देखिए, अमीर हिंदू और मुसलमान तो आपस में अभी भी जान टकरा रहे हैं, अभी भी अच्छे कबाब और बिरयानी खा रहे हैं, अभी भी उनकी दोस्तियां हैं। सिर्फ गरीब हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, और उसका पर्पस यही है कि सरकार से सवाल ना पूछ लिया जाए कि हमारा सारा नेचुरल रिसोर्स और उससे पैदा होने वाला जो दौलत है, जो वेल्थ है, वो हमारे हिस्से की वहां क्यों चली गई। जिस तादाद में हिंदुस्तान में भूखे लोग बड़े हैं, जिस भूखों की तादाद बढ़ी है, उसी तादाद में बिलियनियर्स की तादाद बढ़ी, जो खरबपति हैं वो भी बढ़े हैं। तो खरबपतियों का भूख से जो रिश्ता है उसको एस्टैब्लिश करके लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि हम कहाँ से इसको जो है कौन से मेजर्स लेकर हम इसमें सुधार ला सकते, इस तरह के हालात में सुधार ला सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं हम? जब तक अक्सरियत ये नहीं समझेगी कि आप क्राइम कल्चर को बढ़ावा देंगे तो आप तक भी पहुंचेगा। आपका गुप्ता जी भी थाने में मारे जाएंगे, पुलिस उनको भी मारेगी, या त्रिपाठी जी भी मारे जाएंगे। जब तक अक्सरियत ये नहीं समझेगी कि आत्महत्या करने वाले एक ही परिवार के 5 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 3 लोग 4 लोग ऐसी आत्महत्याएं कौन लोग कर रहे हैं, जरा आप उनका आंकड़ा देखिए। तो ये अक्सरियत को समझना है और तभी हम बनेंगे।
हम जो है सिर्फ हम और आप बात करके नहीं बनेंगे, और इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो क्राइम्स हैं सरकार के जो वो छुपाना चाहती है हमें वही बताना है। हमारा काम यही है कि सबको बताएं कि भाई सब पर मुसीबत आई है, आप ये सोच के खुश होके मत बैठिए कि पानी हम तक नहीं पहुंच रहा है, आज तक पहुंच चुका है, आपको बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें कभी ना कभी खुद तो गिरता ही है, वो ये भी कहा जाता है। इतना ज्यादा एक खास तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा गया शरीयत के नौजवानों में कि तुम्हारे साथ 100 साल पहले, 500 साल पहले, 800 साल पहले ये हुआ था, अब तुम्हारा काम है बदला लेना। अब वो बेचारे अपना भविष्य नहीं, अपना भूत ठीक कर रहे हैं, जो गुजर गया उसको ठीक करने निकले। तो आज 2014 में जो 22 साल का बच्चा जोश में आया था और उसने तय किया था कि वो नई सरकार के साथ उसका साथ देगा और उसका झंडा उठाएगा, वो बिना नौकरी बिना रोजगार के आज वो 32 साल का हो रहा है, 30 साल का हो रहा है। वो उसके देखते देखते उसकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो रिश्ता भी नहीं मिलेगा, और ये उसकी जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाएगी। पता नहीं वो कितनी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता था इस देश के लिए, पता नहीं वो कितना चमक सकता था अपने लिए, अपने आप को भी आगे बढ़ाता, अपने देश को भी आगे बढ़ाता, अपने समाज को भी। लेकिन सारी संभावनाएं खत्म हो गई। वो नफरत से भरा हुआ जी रहा है और उसको ये लगता है कि मुसलमान है इसलिए उसको हक नहीं मिल रहा है। तो ये जो युवाओं की बेशकीमती नौजवानियों को खत्म करके उन्हें कूड़े में तब्दील करने का, उनको अपराधी में तब्दील करने का जो षड्यंत्र है इस सरकार का, इसको उजागर करने की जरूरत है। और ये हर घर में अपराधी बना देंगे अगर यही हाल रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ और इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं हुआ और पुलिस विभाग को नहीं कसा गया, तो पुलिस विभाग पूरा का पूरा अपराध में जा रहा है और साथ ही साथ आवाम भी जा रही है। अगर आप अपर कास्ट हिंदू हैं तो आप कोई भी क्राइम कर सकते हैं, दलित और मुसलमान के साथ आपको छूट हासिल है, आपका कुछ नहीं होगा। और बस हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है, मिलेगा कुछ नहीं। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप अभी बता रही थी, पुलिस डिपार्टमेंट है, जस्टिस सिस्टम है, इन सब के अलावा और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोकल लेवल पे इस तरह का सुधार लाया जा सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा तो जरूरी है कि अवाम के तौर पे हम जो है एक अच्छा कल्चर ऑफ एसोसिएशन बनाएं कि हम हिंदू मुसलमान सारे लोग मिल करके अपने अपने मुद्दों को आगे बढ़ाएं। जो जिस कैटेगरी से आता है वो उस कैटेगरी के मुद्दों को लेकर के अपनी बात सामने रखें। इसी सरकार से बात करनी है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि सरकार और शहरी के बीच में एक बहुत नाजुक रिश्ता होता है। एक शहरी के तौर पे आप अपनी सरकार को अपने सारे हुकूक, सारी आजादियां, टैक्स सब कुछ देते हैं, आप जो कमाते हैं उसमें से भी देते हैं। तो ये सरकार पलट के आप क्या चाहते हैं? आपकी जान माल इज्जत की हिफाजत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह ने, कुदरत ने जो भी सलाहियत दी है उसको ठीक तरीके से संवारने का, तराशने का मौका मिले, आपको एजुकेशन मिल जाए, स्किल मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, जिससे आप एक अच्छा योगदान दे सके सरकार में। यही चाहता है ना एक शहरी। अब ये जो करार है नेशन स्टेट के साथ शहरी का, ये करार टूट रहा है। सरकार हमसे सब कुछ ले रही है, हमारी आजादियां ले रही है। जब चाहे 144 लगा सकती है, वो जब चाहे यूएपीए लगा सकती है, वो जब चाहे एनएसए लगा सकती है, और जब चाहे वो जितना चाहे जीएसटी ले आए, ये ले आए, वो ले आए, सेस लगा दे, कोई नया टैक्स लगा दे, ये सब हमारे खिलाफ वो कर सकती है। बदले में हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत नहीं हो रही है। तो ये जो हमारा करार है हमारी सरकार और हमारे नेशन स्टेट के साथ, ये टूट रहा है। ये कैसे ना टूटे, कैसे हम अपनी सरकार को अकाउंटेबल बनाएं, इसके लिए हमें जो करना चाहिए वो यही है कि हम बोलें, हम लिखें, हम बात करें, लोगों से जुड़ें और आपस में जो अवाम के स्तर पे जो दोस्तियां हो सकती हैं वो करें। अगर हम ये नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, इसको किस्मत मान लेंगे, तो कुछ होगा नहीं। तो यही एक तरीका है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को हमें दोबारा से सेंट्रल थीम बनाना पड़ेगा। जी, अभी एक कल्चर ये भी चल पड़ा है, चाहे वो स्कूल्स के जरिए हो या सिलेबस में बदलाव के जरिए हो, या ये भी होता है कि सिलेबस को जो है पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर कई सब्जेक्ट्स पे जो है, कई फ्रीडम फाइटर्स को जो है वो सब्जेक्ट से ही, सिलेबस से ही हटा दिया जाता है, ताकि नौजवान जहनों की जो है एक तरह को वो हाईजैक कर लेते हैं जो जहनों को। फिर ये जहनियत बन जाती है कि जो कुछ भी एक पार्टी कह रही है वो बिल्कुल सही है और दूसरी पार्टी जो है वो बिल्कुल ही हर तरह से गलत हो रही है बोलती है। तो इस जहनियत को कैसे हम बदल सकते हैं?
इस पर भी लिखने पढ़ने के अलावा कोई तरीका नहीं, क्योंकि देखिए वो उनको जो नफरत भरनी है अक्सरियत के नौजवानों में, बहुसंख्यक समाज के नौजवानों में, उसका तरीका ही यही है कि वो हिस्ट्री को मस्त करें, हिस्ट्री को तोड़े मरोड़े। वो नए नए, आप ये पूरी देखिए, उन्होंने पूरा जो पॉपुलर कल्चर के जो टूल्स हैं, जैसे टीवी सीरियल्स हैं, फिल्में हैं, इन सब में एक झूठा नैरेटिव पैदा किया। जोधा अकबर जैसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है। वो जो एक और वो जो दीपिका पादुकोण की फिल्म आई थी जिसमें दीपिका की नाक काटने की कह दिया, क्या नाम था, पद्मावती। हाँ, पद्मावत। वो एक झूठा कैरेक्टर गढ़ करके और मुसलमानों के खिलाफ नफरत इंस्टॉल की जा रही है लोगों में। तो हिस्ट्री को बचाना पड़ेगा। आप ये देखिए सरकारी किताबों में, इतिहास की किताबों में, सोशल साइंस की किताबों में, सरकारी स्कूलों में हिस्ट्री को मस्त करके चीजें पढ़ाई जा रही है। यहाँ तक पहुंच गया मामला कि महात्मा गांधी ने आत्महत्या की थी, अब ये पढ़ाने लगे हैं, इस पर बात होने लगी। महात्मा गांधी की हत्या नेहरू ने की थी, इस पर बात होने लगी। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि हमें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। और हिस्ट्री को इसीलिए खराब किया जा रहा है जिससे कि वही तो उसी से तो आपके अंदर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरेंगे, एहसास कमतरी की। उस जमाने में आपके साथ ये वो आप कुछ नहीं कर पाए, अब आप करिए। तो वो जो एहसास कमतरी है उसके लिए, अच्छा दूसरी बात एक एहसास कमतरी और है, वो ये है कि ये जो जमात सत्ता में आई है, इसने किसी भी तरह की कुर्बानी नहीं दी है इस देश को आजाद कराने में। तो वो जो काला इतिहास है, जबकि ये उस वक्त सियासी तौर पे सरगर्म जमात थी और इसके बावजूद उस वक्त भी है इसी तरह के काम में लगी थी, देश को बांटने के और लोगों को बांटने के काम में लगी थी। अब ये अपनी उन पाप को, उन गुनाहों को कैसे सही ठहराएं, उसके लिए नई हिस्ट्री लिखी जा रही है, उसके लिए नए सिरे से नफरत पैदा की जा रही है। तो जब आपका क्लेम नहीं होता है ना हिस्ट्री पर, तो आपका क्लेम, हम पब्लिक स्पेसेस क्रिएट करें, जिसके पास अगर थोड़ी सी जमीन है तो उसमें कोई वो आर्ट कंपटीशन कर सकता है, कोई लिखने का कंपटीशन कर सकता है, सबको एक साथ ला सकते हैं, जो पॉजिटिव इश्यूज हैं उन पर गौर फिक्र करवा सकते हैं। और स्पोर्ट्स बहुत बड़ा जरिया होते हैं आवाम को करीब लाने का एक दूसरे के, तो उसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है और ये मोहल्ले के लेवल पर जरूरत है। और ये जो मोहल्ले की जो दोस्तियां होती हैं बहुत काम की होती हैं, जो फील्ड की, जो प्लेग्राउंड की जो दोस्तियां होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। हमें उन सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए और उनको एक पॉजिटिव चेंज कैसे लाया जा सकता है, उनको जरिया बना करके इस पर काम करना चाहिए। और जिन लोगों का किसी भी तरह की इस देश के लिए कुर्बानी और इस देश के लिए किसी भी तरह के फर्ज अदा करने में कोई रोल नहीं है, उनका काला इतिहास ही बताना पड़ेगा कि हत्यारों का इतिहास है, तोड़ने वालों का इतिहास है, माफी मांगने वालों का इतिहास है, वो भी सामने लाना चाहिए। तो एक प्रॉपर ट्रूथ एंड फैक्ट कमीशन की जरूरत है। जैसे महिला आयोग है, SC/ST कमीशन है ना, वैसे ही हमें ट्रूथ एंड फैक्ट कमीशन चाहिए, जो हर रोज नजर रखे कि कम से कम ओहदे पे बैठे हुए, सरकारी ओहदे, पब्लिक ऑफिसेस में बैठे हुए लोग झूठ ना बोले हैं, अगर लिबरलिज्म को लेकर के उतने सेंसिटिव नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जितनी भी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब अगर आप अपने घर में उसको मस्त कर रहे हैं, तो आपकी कोई मतलब नहीं है कि आप इस सरकार से कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको मिलनी चाहिए। अगर आप अपने घर में, जहां पर आपकी हुकूमत चल रही है, तो वहां पर अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को राइट टू फ्रीडम, राइट टू चॉइस, फ्रीडम टू चूज और फ्रीडम टू एजुकेट, फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, ये सब नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप वहां भी मत मांगिए। तो यहाँ से भी ठीक करना पड़ेगा। हमारी बड़ी लड़ाई, देखिए मैं इस्लामिक फेमिनिस्ट हूँ, मैं सिर्फ फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं इस्लाम के दायरे कार में, मैं मानती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले फेमिनिस्ट थे और कुरान पहली किताब है फेमिनिज्म की, जिसने औरतों को हुकूक दिए। और सबसे बड़ा हक तो कि शादी अगर खराब है तो आप उससे बाहर आइए, दूसरी कर लीजिए, वो भी खराब है तो तीसरी कर लीजिए। फिर उसके अलावा बाप की जायदाद में, माँ की जायदाद में, शौहर की जायदाद में, सब जगह औरत को जायदाद में हिस्सा मिल रहा है। तो ये तो इतनी, हम तो उस सिलसिले से आते हैं, कम से कम हम लोगों को तो बेहतर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वो सारी चीजें जो आप अपने साथ चाहते हैं सड़क के बाहर, सड़क से जब आप अपने घर के अंदर आते हैं, वो उन प्रैक्टिसेस को जारी रखिए, वो ताकत देती हैं। अगर घर की बेटी और बहन और माँ और बीवी अगर ये मजबूत होंगी तो आप भी मजबूत होंगे। आप ये ना सोचें कि आप इन पर हुकूमत करें और बाहर निकल के आप इक्वालिटी मांगे, होता नहीं है ऐसा। आप मजबूत समाज बनाइए, अपनी 50% पॉपुलेशन को मजबूती दीजिए। आज हम और आप वो सारे सवाल कर रहे हैं जो कोई भी होशमंद सवाल करता है।
चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इसलिए कर रहे हैं कि किसी दौर में जब मैं छोटी थी, मेरे वालिद ने ये तय किया कि मेरी औलाद पढ़ेगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके वालिद ने भी तय किया। तो ये जो मजबूती आती है, इसको समझिए। आपसे बातचीत बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही। उम्मीद है हमारे नाजरीन को भी पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।